हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। अभी मेरे साथ हैं यूपीएससी टॉपर पवन कुमार, जिनकी रैंक 239 हुई है, फाइनल रूप से चयन हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। जी। मेरा नाम पवन कुमार है, जैसा कि आप सभी अवगत हैं। मेरी रैंक 239 है यूपीएससी सीएसई 2023 में। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा था कि स्कूलिंग मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर से हुई है। स्कूलिंग करने के बाद में मैंने हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, जिसमें मेरे विषय थे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद में फिर मैंने जेएनयू में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया था। वहाँ 2 सेमेस्टर करने के बाद में मैं सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा था, तो मैंने मास्टर्स छोड़ दी और यूपीएससी की अभी आपके सामने हूँ। ओके, ये यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम कौन सा था? जी। मेरा मीडियम इंग्लिश है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ऑप्शनल की बात करें तो आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी था। जी। ओके, जैसे रिजल्ट आता है यूपीएससी का तो क्या रिएक्शन होता है आपके आपके फ्रेंड सर्कल के एंड फैमिली के? जी। आने से पहले तो एकदम दिमाग स्ट्रेस रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और एकदम धक धक हो रही होती है। लेकिन एक बार रिजल्ट आ जाए और आप उस जो थिन बाउंड्री है उसको पार कर चुके होते हैं, तो एक मतलब एक राहत की सांस मिलती है कि जो हमारी जो हार्ड वर्क था, जो स्ट्रगल थी, वो आज पे आउट कर गई हैं। तो ये बहुत मतलब एक रिलीविंग एहसास होता है कि अब हम लिबरेट हो चुके हैं। तो मैं बहुत खुश था रिजल्ट आने के बाद में। दोस्तों का क्या रिएक्शन था एंड फैमिली का अगर बात की जाए तो? मेरा जब रिजल्ट आया था तो ऐसा था कि मेरा रिजल्ट मेरे यही रूम पार्टनर है, मेरे दोस्त हैं आनंद अमरजीत, इन्हीं दोनों लोगों ने देखा था। और एक मेरी दोस्त है प्रियंका, उन्होंने देखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि रिजल्ट आ गया है। तो जैसे ही रिजल्ट मेरा आया तो उन्होंने बताया कि रैंक 239 है। अब मेरी रैंक जब 239 उन्होंने बताई तो मेरा तो ये मानना था कि बस मेरी लिस्ट में एंट्री हो जाए, मतलब उस तरह से मैं चाह रहा था। लेकिन जब रैंक पता लगी कि रैंक ये है, तो बहुत अच्छा फील हुआ और दोस्तों ने भी एक साथ उठा लिया कि हो गया सिलेक्शन। ओके, उसके बाद आपने फैमिली से बात किया होगा तो फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था? जी। क्या बात हुई कॉल पे जी। मम्मी पापा से? जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ तो मैंने सबसे पहले घर पे कॉल लगाई। मैंने मेरी माता जी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो माता जी, मेरी बहनें भी उसी टाइम साथ ही में थी। वो सब लोग बहुत खुश हुए कि चलो आज हो गया। ओके, बात किया जाए आपके फैमिली बैकग्राउंड तो आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, डैडी पापा? जी। मेरे घर में मेरी माता जी, मेरे पिताजी और मेरी 3 बहनें हैं, जो कि तीनों मेरे से छोटी हैं। ओके। और इसके बाद में जो हमारा व्यवसाय है, हम लोग खेती किसानी परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माता जी एक गृहिणी है। ओके, तो आपकी बात किया जाए इस यूपीएससी की जर्नी में, आपने यूपीएससी की जर्नी कब से स्टार्ट की और कितनी दिक्कतें आई इसके इसका सामना किया आपने? जी। हाँ सर, ऐसा था कि मतलब यूपीएससी मेरा गोल जो था वो स्कूलिंग से ही कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि यूपीएससी मुझे करना है। ये 12th करते करते दिमाग में एकदम क्लियर हो गया था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में चयन लेना है। ये मेरा मतलब एक रुझान था मेरा इस तरफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सर सुंदरलाल छात्रावास में जब मैंने एंट्री ली, जब मैं वहाँ पे एडमिशन पाया, तो ये गोल मेरा जो था वो मेरा फुलफिल होने लगा कि मतलब और मुझे उसके बारे में कंक्रीट जानकारी मिलने लगी कि चीजें कैसे करनी है, क्या करना है। तो वहां से मेरा रुझान हुआ। और इस दौरान मतलब जैसे, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम जैसे लोगों का क्या होता है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती राइट। हैं। वैसे में कोचिंग, बड़े शहर में रहना, बड़े शहर की महंगाई, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है ये सब फेस करने में। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी माता जी का, मेरी बहनों का, मेरे मामा, मेरी मौसी, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अंकल जी, मेरी दोस्त प्रियंका और मेरे दोस्त हैं आनंद अमरजीत शिवेंद्र वगैरह। इन सब लोगों ने मुझे इनकरेज किया और कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब साथ में हैं, सब मिलके हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हुआ। ओके, जैसे आपने बताया कि अभी आपको एक ग्रामीण परिवेश से हैं, जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम? सर ऐसा रहता था कि जैसे कोचिंग की बात आती है तो हम्म। कोचिंग, जैसे मेरा माध्यम इंग्लिश है, तो इंग्लिश में जो कोचिंग है वो काफ़ी महंगी है। एक अगर फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो जो कुछ चुनिंदा जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनकी फीस 1,90,000 रुपये होती है फाउंडेशन की। उसके बाद में 50,000 रुपये ऑप्शनल के लिए अलग, सी सेट का अलग है, फिर आंसर राइटिंग अलग, फिर क्वालिटी इनरिचमेंट अलग, ब्ला 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 दुनिया भर के कोर्स होते हैं। तो इतने सारे कोर्सेज में क्या होता है कि फीस इतनी ज़्यादा होती है कि आपका 4-5 लाख रुपए केवल कोचिंग कोचिंग में खर्चा आ राइट। जाता है। उसके बाद में रूम रेंट, आप जान ही रहे हैं कि मुखर्जी नगर जहाँ मैं रहता हूँ, 12-14 हजार 2 BHK अगर फ्लैट है आपका, या हम्म। सिंगल में आप रह रहे हैं, तो 8-9-10 हजार तक नॉर्मल है एकदम। राइट। ऐसे में और फिर जो महंगाई है यहाँ की, खाना पीना रहना, वो सारी चीजें अलग हैं। तो ये अपने आप में सारी चीजें ऐसी थी कि
अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं इसको मतलब कर सकते हैं कि कैसे मतलब वो चलाना है चीज़ों को। तो ऐसे में आता है कि कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये कंप्रोमाइज़ आपको कई स्तर पर देखने को मिलता है। जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने ऑप्शनल के लिए, हालाँकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इलाहाबाद में मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग जॉइन की थी। ओके। लेकिन जीएस फाउंडेशन की कोचिंग इतनी ज़्यादा महँगी थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोचिंग नहीं करते हैं। और मेरे सामने ऐसे उदाहरण पहले भी थे कि जिन्होंने बिना कोचिंग किए किया वो है। तो ये एकदम ऐसा नहीं था कि भई अगर मैं कोचिंग नहीं करूँगा तो नहीं हो सकता है। ओके। तो तो मैंने कोचिंग से तो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया। किस-किस सब्जेक्ट की आपने कोचिंग ली अगर बात की जाए जी। सब्जेक्ट वाइज़ तो? सब्जेक्ट के लिए मैंने, जैसे ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, मैंने ज्योग्राफी के लिए कोचिंग ली थी। बाकी फाउंडेशन वगैरह? हाँ, बाकी जीएस फाउंडेशन के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। जब मेरा पीटी हो गया था, तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने दृष्टि कोचिंग संस्थान की मेंटरशिप प्रोग्राम होता है इंग्लिश मीडियम में करोल बाग से, हुँ, हुँ। वहाँ मैंने कोचिंग ली थी। और इसके अलावा एथिक्स के लिए मैंने एक पीयूष सर करके हैं, पीयूष सर की क्लासेस जॉइन की थी। ओके। तो ये कोचिंग, इतनी मैंने कोचिंग का सहारा लिया है। ओके, तो जो आपने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, जी। उसका क्या लग रहा था कि अगर वो ऑप्शनल की मैं नहीं करता तो भी संभव था इसको जी, क्लियर करना? एकदम सही बात है सर। जैसे जब जिस टाइम मैंने ऑप्शनल जॉइन की थी, तो मतलब 2 चीज़ें थी कि एक तो मैं कोचिंग को दोष नहीं देना चाहूँगा इसमें, हुँ, मैं हुँ। भी उस टाइम इमैच्योर था। मुझे नहीं पता था कि चीज़ें मतलब कैसे करनी होती हैं। तो जब मैंने कोचिंग की थी 2019 में, उस टाइम मैं नहीं उस तरह समझ पाया कि कैसे पढ़ना है। तो वो जो कोचिंग मैंने ऑप्शनल की थी, वो मेरे किसी काम नहीं आई। मतलब मेरे कोचिंग के नोट्स ऐसे थे कि मैंने एक बार वो लिखने के बाद में दोबारा कभी नहीं पढ़े। ओके, वो आज भी मेरे मामा जी के यहाँ वो गाँव में रखे हुए हैं। तो ऑप्शनल फिर इसके बाद में मैंने खुद से, और एक सब्बीर सर हैं, उनकी कुछ यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं उससे, और उनकी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने से, इस तरह से मैंने अपनी और ऑप्शनल की तैयारी की थी। बहुत ज़्यादा ये लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है, भ्रमित रहते हैं कि बिना कोचिंग के यूपीएससी नहीं निकाला जाता, कोचिंग ही अनिवार्य है, तो उसमें जी। आपका क्या सर, मेरा कहना है? मानना है कि कोचिंग अनिवार्य है, ये एकदम सही बात नहीं है, ये एक मिथक है। आप अपने दोस्त, जो आपके दोस्त हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो जिन उनके नोट्स हैं, आप उनके नोट्स का सहारा ले सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जो अपना मटेरियल, अपने नोट्स, अपने जो उनके जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं, उनको शेयर करते हैं कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर, उनका सहारा ले सकते हैं। आजकल नेट इतना ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वाइड प्लेटफ़ॉर्म है कि यूट्यूब पर आपको कोई भी टॉपिक पर, आप यूपीएससी सिलेबस का कोई भी टॉपिक उठाकर देखिए, आपको यूट्यूब पर उसकी वीडियो मिल जाएगी। राइट, तो आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेकर बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। ओके। इसके लिए ज़रूरी है आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अच्छा, बात करूँ आपका फ़ोकस केवल यूपीएससी पे था, कभी पीसीएस पे या फिर अन्य एग्ज़ाम पे गया था क्या? जी। सर, ऐसा था कि जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो होता है, उसका सिलेबस और पीसीएस का सिलेबस काफ़ी मैच करता है। हुँ, हुँ। थोड़ा अप्रोच में डिफरेंस है। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा, मतलब पैटर्न इन द सेंस कि जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अलग है। तो मेरा था कि ठीक है, यूपीएससी में तैयार कर ही रहा हूँ, यही सब्जेक्ट हैं जो पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो राइट, मैंने इसके साथ-साथ पी 2 बार पीसीएस दिया है, यूपी पीसीएस दिया है, क्योंकि मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैंने 2 बार यूपी पीसीएस दिया था, लेकिन मेरा प्रीलिम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो अप्रोच था वो एकदम फैक्चुअल वाला अप्रोच नहीं था। पीसीएस में थोड़ा-सा फैक्चुअल चाहिए होता है। तो क्या इसके तो अलावा क्या मैंने लग रहा था? सीएपीएफ भी क्या दिया था। क्या 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 लगा कहाँ पर कमी रह गई थी हाँ, पीसीएस वाले? पीसीएस में कमी ये थी कि जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरा मेन फोकस हमेशा यूपीएससी था। पीसीएस का मेरे साथ ऐसे होता था कि जैसे यूपीएससी का प्रीलिम हुआ है, तो 7 दिन बाद या 8 दिन बाद यूपी पीसीएस का वो प्रीलिम हो रहा है। मैं यूपीएससी के प्रीलिम तक एकदम यूपीएससी की तैयारी करता था, फिर 6-7 दिन में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के पीसीएस देने चला जाता था। तो ऐसे नहीं होता है। पीसीएस के लिए आपको कम से कम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू जो है वो करने रहते हैं। थोड़ा-सा अपना फैक्चुअल जो अलाइनमेंट है वो रखना पड़ता है, वन लाइनर चीज़ों को याद करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे केस में नहीं हो पा रही थी। ओके, तो तो इस कारण बस। कन्फ्यूजन हो पा रहा था शायद ये पीसीएस या फिर यूपीएससी नहीं, उनमें नहीं, वो कन्फ्यूजन मेरा एकदम क्लियर था। इसीलिए मैं पीसीएस के लिए पढ़ ही नहीं रहा था। इसको मैं सिर्फ़ ट्राई बिना करते पढ़े सिर्फ़ एग्ज़ाम दे रहा था। मुझे ये था कि इससे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिलता है तो दे रहा हूँ बस। ओके, मेरा फ़ोकस हमेशा से मतलब सीधा था कि हमको यूपीएससी ही करना है। ओके, इस दौरान मैंने सीएपीएफ भी दिया था। मेरा सीएपीएफ भी 2023 में निकला था, लेकिन फिज़िकल नहीं हो पाया था। ओके।